किस पोजीशन पे हमने रिकर्जन ट्री से अब हमने स्टार्ट करना है। रिकर्जन ट्री से पहले वाले तक हमने ख़त्म किया था। अब इस रिकर्जन ट्री मेथड के अंदर हम कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने देखा था ये उससे मिलता जुलता है। जब हमने ये आइटरेटिव मेथड देखा था, आइटरेटिव मेथड में क्या होता था कि हम जो भी इक्वेशन है, जैसे ये सबसे पहले इक्वेशन लिखी हुई थी, इसको मैथमेटिकली एक्सपेंड करते थे टिल हम केथ पोजीशन पे पहुंच जाते थे। फिर केथ पोजीशन से हम इसे कन्वर्ट करते थे किसी सीरीज के फार्मूलाज में। सीरीज के फार्मूलाज में कन्वर्ट करने के बाद हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट कर लिया करते थे। सेम यही मेथडोलॉजी जो है अब हम ग्राफ या ट्री की सूरत में प्रेजेंट करते हैं रिकर्जन ट्री मेथड में। और एट द एंड जितना हमारे पास हर लेवल के ऊपर कॉस्ट बनी होती है उन सब को हम सम अप कर लेते हैं। अब एग्जांपल हम देखते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है फॉर द n इनपुट। तो हमारे पास रिकर्जन की जो इक्वेशन है वो हमें यही बता रही है कि हाफ की टू हाफ पे हमने इसको कैलकुलेट करना है, प्लस n स्क्वायर इसके अंदर मजीद ऐड करना है। तो अब इसे ट्री फॉर्मेट में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इस पोजीशन के ऊपर हमें एग्जैक्टली n स्क्वायर तो ऐड करना है, लेकिन क्या हमें दो दफ़ा हाफ के ऊपर सेम जो फार्मूला है वो दोबारा अप्लाई आउट करना है। ये n स्क्वायर हो गया, n/2 हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हमने फिर n/2 को दोबारा एक्सपेंड किया था, ट्री के अंदर हमें दोबारा एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो अब ये वैल्यूज जो है हमारे पास क्या बन जाएगी, n²/2 का n/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 मजीद हो जाएगा। सेम ये चीज़ चलती चली जाएगी। ये हमने मूव करना है कब तक, जब तक हमारे पास ये डिवाइड हाफ होते होते सिर्फ एक एलिमेंट नहीं रह जाता। जब एक एलिमेंट रह जाएगा तब हमें क्या काम परफॉर्म करना है, हमें ये तमाम एलिमेंट पे जितनी कॉस्ट अकर कर रही है उन सब को सम करना है। अब ये कॉस्ट कितनी अकर कर रही है हमें ये चीज़ चेक करनी है। अब ये चेक हम कैसे कर रहे हैं, दोबारा गौर से देखिएगा। इस डायग्राम पे आप आ जाएं। इस डायग्राम पे अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले ये n स्क्वायर हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। तो हमने इसकी कॉस्ट जो है वो n स्क्वायर पहले स्टेप पे रखी थी, क्योंकि आइटरेटिव रिकर्सिव के अंदर जो है ये पहला पोर्शन किया है। तो पहला पोर्शन हमारे पास यहाँ पे राइट डाउन हुआ। जब इस पोर्शन को हमने एक्सपेंड किया तो इसके हिस्से का n/2 का स्क्वायर यहाँ पे प्लेस आउट हो गए और n/4 उससे नीचे चले गए। ये मजीद नीचे गए तो यहाँ पे इनके हिस्से का n/4 का स्क्वायर इन पॉइंट के ऊपर आता चला गया। इन वैल्यू को अगर आप ओपन अप करें तो आपके पास n²/4 आते हैं और ये दो दफा आकर कर रहे हैं इधर। तो 2 डिवाइडेड बाय 4 जो होगा वो 1/2 हो गया, 1/2 n²। अगले पोर्शन पे 1/4 n²। टिल ये मुसलसल इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक चीज इसके अंदर कॉमन है कि n स्क्वायर जो है वो आपके पास कॉमन हर सूरत के अंदर आ रहा है और एक कांस्टेंट वेरिएबल्स जो है वो साथ में मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। आखिर पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स जितने आएंगे हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हमारे पास कितने कैलकुलेट होंगे, तो अब हम इसको देखते हैं कि किसी भी लेवल आई के ऊपर, जैसे ये लेवल है या ये पॉइंट लेवल है, तो हमारे पास कितना प्रॉब्लम का साइज बन रहा है। एक प्रॉब्लम का साइज बन रहा है n/2 पावर i, सिर्फ एक हिस्से का 2 पावर i वो लेवल नंबर है हमारे पास। सबसे पहला लेवल जो है वो 0 होगा, 2 पावर 0 जो है हमारे पास 1 हो गया, तो हमारे पास n स्क्वेयर है। इसका सिर्फ एक पोर्शन देख रहे हैं तो n/2 1/2 हो गया और दो हो गया हमारे पास ये n स्क्वायर हमारे पास हो गया 1/2 n स्क्वायर हो गया। अब ये जब सबसे स्मॉलेस्ट वन पोजीशन पे पहुंचता है तब हमारे पास i की वैल्यू कितनी होगी, वो हमारे पास होगी हाँ i की वैल्यू, इसको हम 1 = n/2 i लिखते हैं।
तो ये हमारे पास आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों साइड पे लॉग लेना पड़ेगा। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है आई इक्वल टू लॉग एन के बराबर। तो लास्ट लेवल पे हमारे पास कितने आ रहे हैं आई की वैल्यू लेंथ क्या होगी, जितनी हाइट है उसके बराबर आ रहे हैं, और हाइट हमारे पास कितनी आ रही है, लॉग एन के बराबर। तो कॉस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास ith लेवल पे कितनी आएगी, आई इज इक्वल टू, हमने कहा था लॉग एन के बराबर है। तो लॉग एन जो है वो हमने दोबारा कहा कि लॉग एन जो है वो हमारे पास n बाय टू आई के बराबर हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल आई जो हमारे पास मौजूद हैं वो हो गए 2 पावर आई। अब इन सब का सम कर रहे हैं। अब इन सब का सम करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही हैं वो इस तरीके से आई कि आखिरी लेवल के ऊपर हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं, वो हमारे पास आ रही हैं 2 पावर आई के बराबर। तो हमने आखिरी लेवल पे लिखा है 2 पावर आई, जितने भी ये इसकी कॉस्ट थी, ये W1 इनकी कॉस्ट थी। और एक लेवल पीछे तक आई इक्वल टू 0 से लेके आई लॉग एन माइनस 1 तक जितने हमारे पास आ रहे हैं वो कितने, हर दफ़ा इस साइड से एन स्केयर आ रहा है, हर दफ़ा एन स्केयर कॉमन आ रहा है, और एन डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, 2 पावर आई। 1/2, 1/4, 1/8, इस तरीके से हमारे पास 2 पावर आई तक हमारे पास आ रहे हैं। तो दोनों का सम करते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है। इधर से एन स्केयर को हम कॉमन लें, एन स्केयर कॉमन ले लें तो हमारे पास ये 1/2 पावर आई प्लस एन हो जाएगा। और 2 पावर लॉग एन जो है, 2 पावर लॉग एन हमारे पास कितने के बराबर आ रहा है, वो हमारे पास एन तक हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है। तो अब हमारे पास इसको हम चेकआउट करें तो हमारे पास ये वैल्यूज कितनी आएगी, इस इक्वेशन को लॉग एन हम कहें बहुत इनफाइनाइट तक हमारे पास वैल्यू जा रही है, तो इनफाइनाइट का फार्मूला हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो 1/1 माइनस 1/2, और टोटल वैल्यू इस साइड पे एन है, इस साइड पे हमारे पास एन स्केयर है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो बिग ओ ऑफ एन स्केयर तक आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो आप पहले जैसे मैथमेटिक्स के थ्रू किया था, आप पूरा ट्री बना के हर ट्री पे एक एक कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट करके भी एंड पे तमाम कॉस्ट का सम करें तो आपके पास रिजल्ट आ सकता है। ये दूसरा मेथडोलॉजी थी जो हमने एडरेटिव मेथड से हटके की थी। अब इसी की एक और एग्जांपल देख लें। काम वही करना है कि क्या किया कि हमारे पास इक्वेशन है 3 इंटू टाइम n/4 प्लस सी एन स्केयर। अब ये 3 टाइम सेम जो है रिकर्जन आपने प्रोवाइड आउट करनी है, और हर दफ़ा रिकर्जन करते हुए n/4 एलिमेंट एक साइड के ऊपर प्रोवाइड आउट करने हैं। और n पे c प्लस एन स्केयर था, जो उसी स्टेप के ऊपर अकर कर सकता था उसको हमने टॉप पे रखा हुआ है। जो रिकर्जन में जा रहे हैं उनको ट्री के ब्रांचेस या लीफ नोड की तरफ राइट डाउन किया था। जब इनको एक्सपेंड किया तो इनका c n/4 का स्केयर यहाँ पे आया, और इनका n/4 डिवाइडेड बाय 4 यानी n/16 तीन दफ़ा मजीद ये राइट डाउन होता चला गया। तो अब आप देखें कि एट लेवल आई जो है आपके पास जो काम हो रहा है वो कितना है, n/4 और आई, जो आपके पास लेवल नंबर आपके पास आ रहा है, ये एक पॉइंट के अंदर जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है। ये सब प्रॉब्लम साइज है एट लेवल आई। अब जब ये बिल्कुल एंड पे ट्री खत्म हो, जब सब प्रॉब्लम का साइज 1 रह जाए, तब हमने इसी n/4 आई को 1 के बराबर रखें तो आई की वैल्यू आपके पास कितनी आ सकती है, तो आई की वैल्यू आपके पास आएगी लॉग बेस 4 एन, लॉग एन विद द बेस 4। अब हर लेवल पे कॉस्ट कितनी है वो हम चेक कर लें। तो हर लेवल पे कॉस्ट हमारे पास आ रही है एक साइड की, सिर्फ एक साइड की, सी n/4 आई और उसका स्केयर, सी n/4, और ये अंदर आई है कि कितने स्टेप लेवल पे जा रहे हैं, और उसका स्केयर। तो नंबर ऑफ नोड एट लेवल आई इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रही है वैल्यू, वो आपके पास आएगी वैल्यू 3 पावर आई, क्योंकि 3 दफ़ा ये आपके पास अगर कर रहा है। नंबर ऑफ नोड्स कितने एक लेवल के ऊपर है,
तो लास्ट नोड के ऊपर जब आपके पास वर्क जो है वर्क 1 के बराबर हो जाएगा, तब आपके पास ये कितना बनेगा, आई को आप सब्सटीट्यूट कर दें। आई की वैल्यू आपने कैलकुलेट की log n बेस 4, तो 3 पावर log n बेस 4। अब इसमें हमें मालूम है कि हम इनमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। जब हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज मौजूद हों तो n इस साइड पे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास n log 4 3 नोड्स आपके पास आ जाएंगे। ये क्या चीज़ें हैं, ये नंबर ऑफ नोड्स बन रहे हैं लास्ट लेवल के ऊपर। जैसे पिछले केस के अंदर हमने ये बनाया था कि ये आखिर में हमारे पास कितने नंबर ऑफ नोड्स आ रहे थे, सेम इसी तरीके से इधर भी हमने लास्ट नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट किए। अब लास्ट नंबर ऑफ नोड्स हमने मालूम हो गए n log 4 log 3 बेस 4, तो हमने ये राइट डाउन किया इस साइड पे, प्लस एक लेवल पहले तक i इज इक्वल टू 0 से लेके log n माइनस 1 बेस 4 तक, जो nth log n माइनस 1 से पहले पहले तक पोजीशन थी वो उसका रिजल्ट हमने ये कैलकुलेट कर लिया। आखिरी स्टेप को छोड़ के बाकी तमाम स्टेप्स का हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, और इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, 3 डिवाइडेड बाय 16 पावर i, और हर एक के अंदर कॉस्ट कितनी हो रही है, n बाय 4 का स्क्वायर, तो वही हमारे पास सी एन स्क्वायर, और 1/4 की जगह हमने यहाँ पे लिखा है 3, 3 दफ़ा आकर कर रहा है तो उसकी वजह से 3, और डिवाइडेड बाय 1/16 आपके पास आ गया, और पावर आई आपके पास आएगा। इस चीज़ को मज़ीद सॉल्व करते हैं हम आगे। तो इस log 4n-1 को जो है आप एज्यूम करते हैं ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो i इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, इस वजह से क्योंकि इनफाइनाइट ज़्यादा हमने रखा हुआ है तो लेस इक्वल टू हो जाएगा, तो बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी रहेगी। अब ये आपके पास सीरीज का फार्मूला बन चुका है, पावर सीरीज का फार्मूला बन अस्सलाम चुका है। वालेकुम सर। जी जी, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है सर। ये जो थर्ड लाइन लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ अ नोड एट लेवल आई, सर यहाँ से एक जी बार जी, रिपीट कर दें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ से। हमें चीज़ें क्या चाहिए, हमें हर लेवल के ऊपर कॉस्ट मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या मालूम करने की कोशिश की कि प्रॉब्लम का साइज कितना है एक लेवल के ऊपर। ठीक है, प्रॉब्लम का साइज कितना है, जितना ये लास्ट में हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं n बाय ये 4 या n स्क्वायर आपके पास वैल्यूज आ रही थी, लेकिन हर स्टेप के ऊपर ये n बाय 4 पावर पावर i आपके पास आएगा। i रिप्रेजेंट करता है उसके लेवल को। अब लेवल 0 था, ये सबसे पहला लेवल 0 है, तो पावर 0 होगा, 4 पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, तो आपके पास n स्क्वायर नजर आया, और स्क्वायर के अंदर रखेंगे तो सिर्फ n आपके पास वैल्यू मौजूद है। सेकेंड स्टेप पे आप आए, लेवल 1 पे आप आए हैं, तो n बाय 4 आपके पास मौजूद है, पावर आई है, या 4 पावर 1 हो गया। उससे निचले लेवल पे जाएंगे तो आपके पास सब प्रॉब्लम साइज कितना है, n बाय 4, 4 का लेवल 2 है 4 स्क्वायर। अरे ये जो तो आपने n को n/4 से रिप्लेस किया सर, ये आपने प्रॉब्लम की बेस पे किया है। जैसे पहली प्रॉब्लम पे n/2 था तो आप n को n/2 से रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ आप n/4 से रिप्लेस। n बाय 4 से, ये इक्वेशन पे आप देखें, इन इक्वेशन पे क्या था हमारे पास कि आपने हर स्टेप पे n बाय 4 एलिमेंट जो हैं वो एक साइड पे देने हैं। ठीक है, n बाय 4 एक ब्रांच में जा रहे हैं, ट्री की एक ब्रांच में n बाय 4 एलिमेंट जा रहे हैं। स्टार्ट में आपने सारे n इनपुट हुए थे, हमने n के लिए कैलकुलेट करना है, लेकिन वही चीज़ हमें n बाय 4 के लिए भी कैलकुलेट करनी है। फिर वो n बाय 4 से अगले स्टेप पे n बाय 16 टाइम कैलकुलेट करना है। तो अगर हम गौर करें तो ये n बाय 4 पावर i हो जाएगा। पिछली एग्जाम्पल में क्या था, पिछली एग्जाम्पल में यहाँ इक्वेशन में आपको नजर आ रहा था n बाय 2, तो आपके पास ये n बाय 2 2 पावर i हो रहा था। अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, इस चीज को अगर आप जहन में रखें, ये उसी चीज का मैथमेटिकल से निकाल के जो आपने ये आइटरेशन मेथड किया था, तो ये मेथड से हटा के इसे इसी मेथड को ट्री की शक्ल में बनाया। ठीक है, मेथड तकरीबन यही काम कर रहा है जो यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसे ग्राफिकल शक्ल में, ट्री की शक्ल में एक प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है।
अब जब ट्री की शक्ल में बनाने की कोशिश की गई है तो ये वाला पोर्शन जो दोबारा रिकर्जन में आ रहा है इसको हमने लीफ में लेके जाना है। जो इसके साथ वाला कॉन्स्टेंटली साथ साथ ऐड होता चला जा रहा है ये हमारे पास रूट में आ रहे हैं। ठीक है, लेवल के रूट के अंदर हमारे पास पोजीशन आ रही है। इतनी इंस्ट्रक्शन हमें इस लेवल पे लगेंगी और बाकी सारा काम हमें एक और रिकर्जन करनी पड़ती है। ठीक है, अब इस स्टेप पे देखें एग्जांपल 2 में हर स्टेप पे ऊपर n/4 4 पावर आई क्या है आपके पास लेवल है। लेवल 0 पे 4 पावर 0 क्या होगा, तो आपके पास सिर्फ n ऑपरेशन होंगे स्केयर के अंदर रहते हुए। तो n/4 सेकंड स्टेप में ये n/4 पावर 1 हो जाएगा। उससे अगले स्टेप में 4 स्केयर हो जाएगा। उससे अगले में 4 पावर क्यूब 4 पावर 3 हो जाएगा। उससे अगले में 4 पावर 4 हो जाएगा। ये एक सब प्रॉब्लम का साइज है। अब जब ये प्रॉब्लम 1 पे पहुंचेगा, जब ये t 1 के बराबर आएगा तब कितना होगा, तो हम उसको आसानी से लिख सकते हैं 1 इक्वल टू सब प्रॉब्लम की साइज के बराबर n पावर n डिवाइडेड बाय 4i। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाता है 4i इक्वल टू n। ठीक है, डिनोमिनेटर को दूसरी साइड पे ले गए 4i इक्वल टू n। अब उसके बाद दोनों साइड पे log ले लें तो एक साइड पे आपके पास log बेस 4n हो जाएगा और दूसरा 4i वाला जो है वो आपके पास खाली आंसर i आपके पास आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हुई i इक्वल टू log n विद बेस 4। ये हमें मालूम हो गया कि क्या हो गया, सब प्रॉब्लम का साइज जो है जब एक एकर करेगा तब आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, log n बेस 4। अब हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है लेवल आई के ऊपर। कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट जो है वो विद स्केयर के साथ आ रहा है सी एन स्केयर cn/4 का होल स्केयर। अगले स्टेप में आएगा cn/16 का होल स्केयर। और ये आपके पास जितने स्टेप्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई भी होंगे। अगर 3 दफा हो रहे हैं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई भी होंगे। तो नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो हमारे पास लास्ट स्टेप पे कितने आएंगे, वो हमारे पास आएंगे 3 दफा कितने 3 पावर आई आ जाएंगे। तो लास्ट लेवल पे टोटल कितने बने, आई को रिप्लेस करते हैं जो हमने ये फार्मूला एक्सपेंड करके उसका निकाला था log n बेस 4। तो 3 पावर log n बेस 4। जब हम इस तरीके से फार्मूला लिखते हैं, पावर में log लिख रहे होते हैं तो उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम n पावर log 3 बेस 4 नोड्स, ये हमारे पास कितनी नंबर ऑफ नोड्स आ रही हैं जो लास्ट लेवल पे नंबर ऑफ नोड्स होंगी। अब टोटल कॉस्ट क्या था, हमने तमाम लेवल पे जितनी कॉस्ट आ रही हैं उन सब को सम करना है। तो सबसे पहला काम जो होता है वो लास्ट नंबर पे जितनी नंबर ऑफ नोड्स थी वो आप राइट डाउन कर दें। जो लास्ट नंबर पे नोड्स थी वो आपके पास n log 3 बेस 4, एक तो ये होगी, प्लस 0 पॉइंट से जो 0 से एक कम तक, अगर ये लास्ट होती तो उससे एक कम तक हमने जाना है। तो हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो i इक्वल टू 0 से लेके log n-1 बेस 4। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं log n-1 4 को इनफाइनाइट के साथ। तो इनफाइनाइट इससे लार्जर होगा तो हमने ये इनइक्वालिटी का यहाँ पे साइन अप्लाई कर दिया है। तो अब इसको मजीद एक्सपेंड करते हैं। अब पावर सीरीज का हमारे पास ये फार्मूलाज बन गए हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/1 माइनस दिस वैल्यू 1 माइनस 3/16 cn² आपके पास पहले मौजूद है और n पावर log 4 3 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। अब दोनों साइड पे अगर देखें कांस्टेंट्स हटा दें तो आपके पास हमने चेक जो हो रहा है वो हमने ये चेक करना है स्केयर लार्जर वैल्यू है या log 3 बेस 4 ज़्यादा वैल्यू है। तो आखिर कंपैरिजन जो है हमारे पास टोटल कैलकुलेट करने का वो सिर्फ यहाँ पे आ जाता है कि n स्केयर बड़ा है, बड़ी वैल्यू लेके आता है, या n पावर log 3 बेस 4 लार्जर वैल्यू आता है। तो इसमें से जो लार्जर वैल्यू है वो स्केयर है। तो आपके पास बाकी तमाम कांस्टेंट को हमने इग्नोर किया तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या है, बिग O ऑफ n स्केयर।
तो ये आपके पास ट्री मेथडोलॉजी के तहत आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चौथा मेथड जो सबसे शॉर्टकट मेथड है, जिसमें इतनी ज़्यादा हमें जो रश नहीं अप्लाई करना पड़ता, इतना ज़्यादा जो है हमें मैस नहीं करना पड़ता, तो हम उसके लिए सबसे आसान मेथड, शॉर्टकट मेथड, मास्टर थ्योरम मेथड अप्लाई आउट करते हैं। तो मास्टर थ्योरम मेथड हमें ये सबसे पहले कहता है कि आप पहले इक्वेशन को देखें, क्या इक्वेशन रिकर्जन की इस फॉर्मेट में मौजूद है कि लास्ट में आपके पास एक एफ एन के तौर पे, एक फंक्शन के तौर पे कोई इक्वेशन मौजूद है, और जो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं वो इस तरीके से डिवाइड हो रही हैं, टी ऑफ एन जो है वो डिवाइड हो रहा है ए सब प्रॉब्लम्स में, जो कि साइज होना चाहिए जिनका एन बाय बी के बराबर, ए भी पॉजिटिव नंबर हो, बी भी पॉजिटिव नंबर हो, और एफ एन जो है वो भी ग्रेटर देन 0 हो। तब आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है, इस एफ एन को, इस एफ एन को कंपेयर करना है किसके साथ, एक वैल्यू जिसमें हो एन पावर लॉग ए क्या था, जो जितने नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स हो लॉग ए विद बेस बी। तो आपके पास ये कहा जा रहा है कि एफ एन को, जो सेकंड पोर्शन है, उसको इस एन लॉग ए बेस बी के साथ कंपेयर आउट करें। अब अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास तीन सिनेरियोज हो सकते हैं कि एफ एन जो है वो इस जो इक्वेशन है इससे स्मॉलर हो या लार्जर हो, या हम कह सकते हैं इक्वल हो। अगर लार्जर या स्मॉलर हो तो वो किसके बराबर होना चाहिए, एन पावर एप्सिलॉन के बराबर, किसी एन पावर एप्सिलॉन जो कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। यानी कि ये अब जब आप कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो आपने देखना है कि इन दोनों में से लार्जर कौन है या दोनों बराबर हैं। अब हम देखते हैं कि अगर केस बराबर हैं या कम हैं, तब हमारे पास क्या चीज़ अकर करेगी। हम ये कहते हैं कि फंक्शन जो है एफ एन जो है वो इक्वल टू है बिग ओ ऑफ एन लॉग ए माइनस एप्सिलॉन बी, यानी कि एफ एन जो है लेस इक्वल टू है इस इक्वेशन के, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है। तो डायरेक्ट हमने फार्मूला लिख देना है किसके बराबर, कि टी ऑफ एन, टोटल टाइम जो लगेगा, वो थीटा बाउंडेड है हमारे पास इसी पोर्शन पे, यानी कि एफ एन जो है वो हमारे पास स्मॉल है, एफ एन जो है वो हमारे पास स्मॉल है। तो इस वजह से हमने डायरेक्टली जो पहला पोर्शन है उसी के हिसाब से इस टोटल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख देनी है कि एफ एन जो है हमारे पास इग्नोरेबल है, इसकी वैल्यू स्मॉल है, जो पहला पोर्शन है इसकी वैल्यू स्मॉल है। आपको याद हो जब हम बिग ओ लिखते हैं तो हम लिखते हैं लेस इक्वल टू, एफ एन इज लेस इक्वल टू दिस इक्वेशन, एफ एन इज लेस इक्वल टू सी जी ऑफ एन। तो हमारे पास एफ एन जो है वो स्मॉलर है इस पोर्शन से, तब आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख दें बिग थीटा ऑफ एन लॉग ए विद बेस बी। अगर दोनों बराबर है, दोनों साइडें बराबर हैं, ये दोनों सम हो रही हैं, दोनों पोर्शन जो हैं वो बराबर हैं, तब आपने इसका रिजल्ट जो राइट डाउन करना है वो है थीटा एन लॉग ए विद बेस बी, साथ में मल्टीप्लाई कर देना है लॉग ऑफ एन के साथ, लॉग ऑफ एन के साथ। ये है इक्वालिटी के केस में, दोनों पोर्शन जो हैं जिनको हम सम कर रहे हैं दोनों बराबर हैं। और अगर हमारे पास एफ ऑफ एन लार्जर है, यानी कि हम कह रहे हैं एफ ऑफ एन इक्वल टू बिग ओमेगा एन लॉग ए विद बेस बी, और ए के साथ हमने एक प्लस हमने साइन कर दिया है, एप्सिलॉन को प्लस कर दिया है फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ऐसी सूरत में हमें एक कंडीशन और चेक करनी पड़ती है कि कंडीशन हमारे आपके पास क्या है, कि ए एफ एन बाय बी, कि ए एफ एन बाय जो टोटल साइज है वो लेस देन होना चाहिए सी एफ ऑफ एन के, और सी की वैल्यू हो लेस देन 1। तब यानी कि हम ये कह रहे हैं नंबर 1 कि एफ ऑफ एन जो है वो लार्जर हो, और सेकंड ये कंडीशन फॉर सी लेस देन 1 जो है वो भी अकर करे, तब हम
जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस एफ ऑफ एन के ऊपर डिपेंड करेगी और जो पहला पोर्शन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। हमें जहन में रहना चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जब हम कर रहे होते हैं तो पॉलिनोमियल का जो सबसे लार्जर वैल्यू होती है हम उसकी बेस के ऊपर राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे हमने हर केस के अंदर यही दोनों को कंपेयर किया है कि किसकी वैल्यूज जो है वो ज़्यादा लार्जर आएगी, और जिसकी वैल्यू लार्जर आएगी उसकी बेस पे टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम राइट डाउन कर रहे हैं, और कंपेयर हम उसी एन लॉग ए विद बेस बी कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन यही आता है कि हम इस एन लॉग ए विद बेस बी ही क्यों कर रहे हैं। इसकी लिए आपको इस इक्वेशन को देखना है कि अगर हमारे पास सिर्फ पहले पोर्शन के बराबर रखते एफ ऑफ एन साथ में शामिल ना होता, और एन ऑफ बी टाइम एन ऑफ बी को अगर हम मजीद सॉल्व करते हैं तो वो दोबारा ए टी एन बाय बी एक दफ़ा और हो जाता है, बी डिवाइडेड बाय बी, यानी टोटल टाइम आपके पास निकल आता है ए स्क्वेयर टाइम एन बाय बी स्क्वेयर। अगली दफ़ा हम चलते चले जाते हैं तो हमारे पास ए क्यूब टी एन बाय बी की क्यूब, उससे नेक्स्ट टाइम चाहे ए पावर के टी एन ओवर बी पावर के बराबर आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। अब लास्ट टाइम जब हमने आइटरेटिव मेथड के अंदर देखा था तो हम उसको हासिल करने के लिए क्या किया, इस वैल्यू को 1 के बराबर रखने के लिए n और b पावर k या b पावर i को बराबर रख लेते हैं कि n इक्वल टू b पावर k, दोनों साइड पे log लिया तो हमारे पास वैल्यूज क्या आई, log n विद बेस b, log n विद बेस b। अब ये कितने साथ में हमारे पास आ रहे हैं, सब प्रॉब्लम्स हमारे पास डिवाइड आउट होते चले जा रहे हैं, वो a के साथ है। अभी हमने लास्ट में देखा कि हम इनको आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास n इस साइड पे आ जाएगा, a हमारे पास जो है वो हमारे पास इस n की पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हर प्रॉब्लम के ऊपर a log b n, ये a k के बराबर आ रहा है इस साइड पे, या a i के बराबर आ रहा है, तो वो हमने राइट डाउन किया, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू t ऑफ 1 के बराबर आ गई। अब ओरिजिनल रिजल्ट आपके पास क्या है, a पावर log n बाय b, क्योंकि लॉग के फार्मूले के तहत हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो n बेस में आ गया और a जो है कांस्टेंट को हम उस साइड पे लेके चले गए, तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली यही दोबारा जनरेट हो गई। तो अगर हम पिछली इक्वेशन को देखें तो हम ये कह रहे हैं कि n पावर log a विद बेस b जो है वो एक्चुअली इसका रिजल्ट है, जो पहला पोर्शन है। जब हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया तब हमें इसको कंपेयर करना है f ऑफ n के साथ, और फिर डिसाइड करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पहले पोर्शन की बेस पे बनेगी या सेकंड पोर्शन की बेस पे बनेगी। अगर तो पहले पोर्शन की बेस पे बनेगी तो एग्जैक्टली इसी का आंसर यही होगा, और अगर दूसरे की बेस पे बनेगी तो कंडीशन चेक करनी है और वेरीफाई करना है कि सी की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एफ ऑफ एन के बराबर आएगी, और अगर दोनों बराबर हैं तब आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो एन पावर लॉग ए विद बेस बी मल्टीप्लाई कर देना है लॉग ऑफ एन के साथ। तो ये 3 केसेस याद रखने हैं, ये शॉर्टकट मेथड है। तो उस शॉर्टकट मेथड का एडवांटेज ये है कि अब आपको एक्सप्लोर पूरा नहीं करना, जस्ट आपको ये फार्मूला जहन में रखने हैं, और इस फार्मूलाज की बेस पे देखते हुए आप डायरेक्टली उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल देख लें। एग्जांपल आपके पास मौजूद है, टी ऑफ एन इक्वल टू, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं एन बाय टू के साइज के, 2t n बाय टू प्लस n। अब इसमें हमारे पास a क्या है, a की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद 2 है, और b आपके पास क्या है, b भी आपके पास वैल्यू 2 है, और आपके पास f ऑफ n क्या है, f ऑफ n जो है वो n के बराबर है। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2, ये आपने राइट डाउन कर दिया। आपने कैलकुलेट करना है n पावर log a विद बेस b, a और b आपके पास मौजूद हैं, तो log 2 विद बेस 2 आपने कैलकुलेट करना है, तो log 2 जो आपके पास वैल्यू आती है वो इक्वल टू 1 के बराबर आती है। तो n पावर 1 जो है, तो उसको कंपेयर करना है आपने f ऑफ n के साथ।
एफ ऑफ एन जो है वो आपके पास एन है, और ये आपके पास वैल्यू भी जो है वो एन के बराबर आई। अब अगर हम वापस जाएं तो हमारे पास ये बनता है केस टू, जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हों। जब वैल्यूज बराबर आ रही हों तो अब आपने क्या क्या फार्मूला लिखना है कि एन लॉग ए विद बेस बी इनटू लॉग ऑफ एन। तो आपने डायरेक्टली फार्मूला ये राइट डाउन कर दिया, थीटा ऑफ एन लॉग ऑफ एन। एन लॉग ऑफ एन क्यों कहा? क्योंकि एन लॉग टू विद बेस टू भी जो है वो वैल्यू आपके पास एन पावर वन आया। एन पावर वन मीन्स अगेन इक्वल टू एन आपके पास आ गया। यही चीज अगर आप आइटरेटिव मेथड से सॉल्व करते, ये फार्मूला था आपके पास आइटरेटिव मेथड से। तो अब आप देखें, इसको आपको पूरा सॉल्व करने के बाद आपने कैलकुलेट किया था इसका फार्मूला एन लॉग ऑफ एन। तमाम स्टेप्स आपने इसके फॉलो किए, एक्सपेंड करते चले गए, एक्सपेंड टिल केथ पोजीशन तक एक्सपेंड किया, सीरीज के फार्मूलाज लिखे, देन यू कम अप विद द सॉल्यूशन एन लॉग ऑफ एन के तक लेके आए। इसी फार्मूले को जब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया तब आपको पहले खुद से कोई गैस लेना पड़ा। हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें गैस हमारा ठीक हो गया था, तभी हमारा रिजल्ट ठीक आ गया। रिजल्ट हमारे पास गैस गलत होता तो हम बहुत दफ़ा हिट एंड ट्रायल करते हैं कि हमारे पास कोई एग्जांपल जो है वो ठीक होगी, तब उसका प्रूफ जो है इंडक्शन का प्रूफ ठीक होता। तो उसमें हमारे पास हेडेक जो है वो और ज़्यादा मौजूद था। तीसरी एग्जांपल हमारे पास जो रिकर्जन ट्री के थ्रू थी, उसमें देखें एक मैस पूरा हो जाता था कि आपको पूरा ट्री डायग्राम बनानी पड़ रही है, हर लेवल पे कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, और फिर जाके आप बता सकेंगे कि आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब जबकि इसके मुकाबले में मास्टर थ्योरम के थ्रू आपने जस्ट कंपेयर किया कि लॉग टू बेस टू या लॉग ए विद बेस बी की वैल्यू क्या होनी है, उस वैल्यू को आपने पावर बना देनी है एन की और कंपेयर कर देना है जो सेकंड हिस्सा आपके पास इक्वेशन का मौजूद है एफ ऑफ एन, उसके साथ कंपेयर किया। कंपेयर करते ही आपने देखा ये केस कौन सा बन रहा है। हमारे इस एग्जांपल के केस में केस टू था, तो आपने केस टू के थ्रू डायरेक्टली रिजल्ट इसका राइट डाउन कर दिया। तो आपके पास थ्री स्टेप्स के अंदर ही, जो वहाँ बहुत सारे स्टेप्स लग रहे थे, यहाँ सिर्फ थ्री स्टेप्स के अंदर ही इसका रिजल्ट आपको मालूम हो गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम। अब दूसरी एग्जांपल में आपके सामने क्या आ रहा है कि टाइम को टी ऑफ एन है, इनपुट एन है, तो दो हिस्सों में डिवाइड करके दो रिकर्जन कॉल हो रही हैं, और हर दफ़ा साइज कितना है उनका एन बाय टू के बराबर, और फंक्शन जो साथ में ऐड हो रहा है एफ ऑफ एन ऐड हो रहा है वो एन स्क्वायर के बराबर है। तो इधर नोट करने की क्या चीज़ें हैं, ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। इस दफ़ा भी दोनों टू हैं, तो लॉग टू विद बेस टू अगेन इक्वल टू वन। कंपेयर करना है एन लॉग वन एन पावर वन विद एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन क्या है? एन स्क्वायर। अब आपको मालूम है एन जो है वो लेस देन है एन स्क्वायर से, यानी कि एफ एफ एन जो है वो ग्रेटर देन है एन स्क्वायर से। अब एफ ऑफ एन ग्रेटर देन है, अब हमने केस थ्री को चेक करना है। अब केस थ्री में हमने कहा था क्या कि कंडीशन जो है उसको आपने पहले वेरीफाई करना है, ए एफ एन बाय बी को लेस देन होना चाहिए सी ऑफ एफ ऑफ एन के साथ। एफ एन की वैल्यू है एन स्क्वेयर के बराबर, यानी कि यहाँ पे इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है एन बाय बी का होल स्क्वेयर शुड बी लेस इक्वल टू सी एन स्क्वेयर। तो आपके पास ए की वैल्यू टू एन स्क्वेयर बाय फोर शुड बी लेस इक्वल टू सी एन स्क्वेयर। यहाँ से आपने वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सी की, तो हमें मालूम हो रहा है सी की वैल्यू आ रही है वन बाय टू।
और हमारे पास शर्त ये थी कि सी की वैल्यू लेस देन 1 हो, तब ये हमारे पास इक्वेशन 3 जो है वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। हम उसे, अगर वैलिड ना हो तो हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसका रिजल्ट मालूम नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पे सी लेस देन 1 आ गई है, इसका मतलब है कि हम उसके बाउंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाउंड जो हैं वो हमारे पास किसके बराबर हैं, इस जो एफ ऑफ एन के बराबर। और एफ ऑफ एन हमारे पास क्या था, एन स्क्वायर। तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओवरऑल थीटा ऑफ एन स्क्वायर के बराबर आ गई है। अगली एग्जांपल देख लेते हैं। इस दफा क्या हुआ, एफ ऑफ एन की वैल्यू अंडर रूट एन के बराबर है, यानी एन पावर 1/2 के बराबर है। ए और बी अगेन 2 है हमारे पास, log 2 विद बेस 2 अगेन इक्वल टू 1 है। तो आपने कंपेयर करना है n को n पावर 1/2 के साथ। अब आपको मालूम हो रहा है क्या केस 1 है, क्योंकि n 1 अंडर रूट जो होता है वो n से स्मॉलर होता है। अब केस 1 है, केस 1 है तो इसका मतलब है पहला पोर्शन होगा, सेकंड पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला पोर्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका रिजल्ट आपके पास क्या आता है, n पावर log a विद बेस b, और ये वैल्यू 1 के बराबर है, तो n पावर 1 यानी कि थीटा ऑफ n के बराबर रिजल्ट आ गया। तो ये आपके पास, आपने देखा 3 स्टेप्स के अंदर ही आपने इस इक्वेशन का रिजल्ट भी जो है वो हासिल कर लिया है। अब आप लोगों के जिम्मे एक काम है, आपने बुक ओपन करनी है। बुक ओपन करके उसके अंदर एक्सरसाइजेज में इस तरह की रिकर्जन की बहुत सारी इक्वेशंस मौजूद हैं। उन इक्वेशंस को मास्टर थ्योरम, आइटरेटिव थ्योरम के, आइटरेशन मेथड और मास्टर थ्योरम, इन 2 मेथड के तहत उनको सारों को सॉल्व